हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी प्री 2025 की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम यूनिट 7 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने उपग्रह वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जितने भी वैज्ञानिक संस्थान थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ ही में हमने इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने जैव विविधता को देखा था, जिसके अंतर्गत हमने जैव विविधता क्या होती है, उसके प्रकार, उसका मापन कैसे किया जाता है, ये सब हम देख चुके हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, जिससे वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि वीडियो बहुत छोटे होते हैं, 12 से 15 मिनट के मैक्सिमम होते हैं, और उसमें टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो समय कम लग रहा है, पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता के लिए सबसे पहला जो कन्वेंशन था उसका नाम है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये जो कन्वेंशन है वो 1992 में रियो अर्थ समिट जो है उसमें अंगीकृत किया था। तो 1992 में जो रियो अर्थ समिट थी उसमें 3 कन्वेंशन निकल के आए थे। एक यूएनएफ ट्रिपल सी था, एक सीबीडी था, और एक यूएनसीसीडी था। तो इसमें सीबीडी जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैव विविधता से संबंधित है। अब सीबीडी के अंतर्गत हम देखें तो इसके 3 उद्देश्य थे। जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत उपयोग करना, मतलब आगे आने वाली जनरेशन भी इसको यूज कर सके, अनुवांशिक संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले लाभों को निष्पक्ष और एक समान प्रकार से साझा करना। अनुवांशिक संसाधनों से लाभ का मतलब यही है कि जैव विविधता में जैसे जीव है उनके जीनों का प्रयोग करके कुछ जो है प्रयोग किया है, और उससे कोई दवाई वगैरह बना ली है, या कुछ भी ऐसी चीजें जिससे कि लाभ हो रहा है, तो वो जो लाभ है वो किसी एक ही कंट्री को नहीं मिलेगा, मतलब उसका निष्पक्ष और एक समान प्रकार से साझा किया जाएगा। इसका मतलब ये है। तो इसके 3 उद्देश्य है जो कि हमको याद रखना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीबीडी किस कन्वेंशन में, किस सम्मेलन में निकल के आया था। तो रियो अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी, उसमें ये जो है वो सम्मेलन आया था, उसमें ये जो है वो कन्वेंशन निकल के आया था। तो भारत ने इसके लिए क्या प्रयास किए, ये तो हमने देखा था कि रियो अर्थ समिट में हुआ। तो भारत ने इसको ही देख के जो है वो 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया था। तो हमको ये समझना है कि भारत में जैव विविधता के लिए कौन सा एक्ट है। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 है। आगे देखते हैं। अब आता है कि जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता के संरक्षण, क्योंकि रेड डाटा बुक निकलती है एक, जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि कौन सी प्रजाति को कितना खतरा है। उसके हिसाब से जो है वो बताया जाता है कि कौन सी प्रजाति है जो कि विलुप्त होने के कगार पे है, कौन सी प्रजाति है जो कि गंभीर संकटग्रस्त है। और जब उनको देखा जाता है तो उसके आधार पर फिर जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है वो 2 मेथड है। एक तो स्वस्थानीय संरक्षण होता है, और एक बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है। तो स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब ये है कि जो जीव जंतु है उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही हम सुरक्षित कर रहे हैं। मतलब जीव जंतु अगर जंगलों में रहते हैं तो हम उनको वहीं पे ही संरक्षित करने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब क्या होगा कि हम जीव को उनके प्राकृतिक आवास से निकाल कर कोई अलग से जो है वो जगह बनाएंगे और वहां पे उसको संरक्षित करेंगे। जैसे कि चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में आपको अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। तो क्या वो उनका प्राकृतिक आवास है, क्या वो जंगल है? नहीं। हमने क्या करा, जंगलों से लाकर उन्हें जो है वो चिड़ियाघरों में और वनस्पति उद्यान में यहाँ पर उनको रखा है। तो वो क्या होंगे, बाह्य स्थानीय संरक्षण होगा। स्वस्थानीय संरक्षण में जो आज हम देखेंगे वो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। ये 3 एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम देखेंगे इसको। बाकी ये भी है, पर क्योंकि हमारे पास समय अभी कम है, तो हम जो है वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम पहले उसे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो स्वस्थानीय संरक्षण हमने अभी समझा कि जीव जंतु और वनस्पति का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण ही स्वस्थानीय संरक्षण होता है। अब इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। ये दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या क्या है वो हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जो अभ्यारण्य होते हैं वो राज्य सरकार का विषय है। मतलब अगर किसी भी अभ्यारण्य को घोषित करना है तो वो कौन घोषित करेगा, राज्य सरकार करेगी, क्योंकि राज्य सरकार के सब्जेक्ट में आता है। पर जब नेशनल पार्क की बात करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये संघ सरकार का विषय होता है। अभ्यारण्य किसी एक विशिष्ट प्रजाति का होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एमपी में अगर हम देखेंगे तो सैलाना अभ्यारण्य जो कि खरमोर पक्षी के लिए है। ऐसे गौ अभ्यारण्य होता है। तो अभ्यारण्य किसी विशिष्ट प्रजाति के होंगे। पर जो नेशनल पार्क होते हैं वो किसी विशिष्ट प्रजाति के नहीं होते। मतलब उसमें सारे ही जीव जंतु हमको देखने को मिलेंगे जिनका संरक्षण किया जाता है। तो बेसिक डिफरेंस तो यही है कि जो नेशनल पार्क है उसमें सारी ही प्रजाति के जीव जंतु आएंगे जिनका संरक्षण किया जाएगा, जबकि अभ्यारण्य जो है वो किसी विशिष्ट प्रजाति को लेकर बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो अभ्यारण्य में इतने कठोर कानून नहीं होते हैं, मतलब थोड़ी बहुत छूट रहती है। जैसे कि हम वहां पर जो लकड़ी वगैरह है वो वहां से ली जा सकती है। तो वो अभ्यारण्य में थोड़ी बहुत छूट रहेगी। पर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करेंगे, नेशनल पार्क, तो उसमें मानवीय क्रियाएं बिल्कुल प्रतिबंधित होती है।
केवल थोड़ी बहुत पर्यटन की अनुमति रहती है। ठीक है, तो ये हमको इम्पोर्टेंट था कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में क्या बेसिक डिफरेंस है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभ्यारण्य एक विशिष्ट प्रजाति का होगा, पर नेशनल पार्क जो है वो किसी एक विशिष्ट प्रजाति का न होते हुए सारी इसमें प्रजातियां आती हैं। तो ये जो है वो मैंने डायग्राम लगाया है नेशनल पार्क का। ये मैप है जिसमें हम समझ सकते हैं कि हमारे पास कितने नेशनल पार्क हैं और कहाँ कहाँ पर कौन से हैं। ये हमको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आता है जैसे कि हम देखेंगे कि हमको लद्दाख में है, तो लद्दाख में जो नेशनल पार्क है वो हेमिसाई नेशनल पार्क है। इसके अलावा जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं, तो ग्रेट हिमालयन है, पिन वैली नेशनल पार्क है। इसके अलावा सिक्किम है, तो अब सिक्किम का हमको याद रखना है अच्छे से कि सिक्किम का एक ही नेशनल पार्क दिख रहा है, वो है कंचनजंगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो सिक्किम में है। इसके अलावा सिक्किम में है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की हम बात करेंगे तो नामदफा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है हमको। इसके अलावा जो है हम असम की नेशनल पार्क को बहुत अच्छे से देखना है हमको कि कौन कौन से हैं असम में। तो डिब्री साइकोवा जो है वो असम में है, देहिंग पटकई असम में है, कांजीरंगा असम में है। तो कांजीरंगा असम में है, जबकि कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। कंफ्यूज नहीं होना है कांजीरंगा और कंचनजंगा में। इसके बाद जो है जहाँ पे एक एक नेशनल पार्क है वो भी अच्छे से होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट के तो अच्छे से याद करना ही है नेशनल पार्क हमको। उड़ीसा में जो है वो भीतरकनिका है और सिमलीपाल नेशनल पार्क है। इसके अलावा हम देखेंगे तो साउथ के भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से मध्य प्रदेश वाले तो हमको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि एमपी ज्योग्राफी में भी नेशनल पार्क है, जिसमें पेंच नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। तो एमपी के अच्छे से पढ़ लेना। तो ये मैप मैंने लगा दिया है, तो इसमें आप इस मैप से सारे नेशनल पार्क जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि करंट में कितने नेशनल पार्क है और कितने अभ्यारण्य है। तो अभी जो नेशनल पार्क है उनकी संख्या 106, तो 106 नेशनल पार्क है, और जबकि 573 जो है वो हमारे पास अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब आता है ESZ। ESZ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है इको सेंसिटिव जोन। जितने भी हमारे नेशनल पार्क होते हैं या जितने भी हमारे पास अभ्यारण्य होते हैं, उसके आसपास का 10 किलोमीटर का क्षेत्र, क्योंकि हम चाहते हैं क्योंकि उसके आसपास अगर क्षेत्र का कंजर्वेशन नहीं होगा तो वहां पे घर वर बन जाएंगे, ठीक है, या फिर जिससे नुकसान हो सकता है, होटल वगैरह बन गई तो इससे क्या होगा, बायोडायवर्सिटी को नुकसान हो सकता है। तो इसमें क्या बोला है कि इको सेंसिटिव जोन जो है वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास 10 किलोमीटर का क्षेत्र होगा, जिसे हम ESZ, जहां पर क्या होगा, उसको भी जो है वो कहेगा कि वहां पर संरक्षण का काम होगा। थोड़ी बहुत अनुमति दे देंगे कि भाई पर्यटन के लिए अनुमति, या फिर और दूसरी चीजों के लिए थोड़ी बहुत अनुमति रहती है इसमें। तो ये जो है वो क्या है, 10 किलोमीटर का क्षेत्र है नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसका गठन जो है वो यूनेस्को में एक मैब प्रोग्राम चलता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसके तहत 1975 में जो है वो बायोस्फीयर का जो है वो गठन किया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वर्तमान में जो है वो इनकी संख्या 18 है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि कब बना था, 1986 में। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझते हैं। इसमें 3 एरिया होते हैं। अगर हम समझे तो सबसे अंदर एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं कोर एरिया, जो कि ये डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है। फिर जो लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है वो एरिया है, इसे हम बोलते हैं बफर एरिया। और सबसे बाहर जो एरिया दिख रहा है इसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन एरिया, या जिसे हम बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। अब समझते क्या होता है। जो बफर एरिया होता है, बफर एरिया जो होता है वहां पर बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती। जो कोर एरिया होता है वहां पर बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती किसी भी चीज की। यहाँ पे सिर्फ सरकारी अधिकारी आ सकते हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, सिर्फ उनको अनुमति होती है यहाँ पे आने की। बाकी कोई भी जो है वो किसी भी प्रकार की क्रिया यहाँ पे नहीं हो सकती। तो ये पूरी तरीके से वर्जित क्षेत्र होता है, इसे हम बोलते हैं कोर एरिया। इसके बाद आता है दूसरा, आता है इसे हम बोलते हैं बफर एरिया। यानी कि बफर क्षेत्र क्या होता है, तो बफर एरिया में थोड़ा बहुत अनुसंधान के लिए या कोई परंपरागत उपयोग के लिए जो है वो किया जा सकता है। तो ये जो बफर एरिया होता है इसका उपयोग अनुसंधान के लिए किया जा सकता है, रिसर्च के लिए, या कोई ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसमें हम जो है वो बफर एरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो तीसरा जो क्षेत्र होता है वो होता है ट्रांजिशन एरिया, जिसको हम बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। तो इसका उपयोग टूरिज्म के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग जो है वो फसल क्षेत्र के लिए भी किया जा सकता है, मनोरंजन के साधन के रूप में। जैसे हम रणथंबोर की बात करते हैं, तो रणथंबोर जो है वहां पे घूमने की जगह है, वहां पे जाते हैं लोग, तो वो एरिया जो है वो संक्रमण एरिया होगा, जहाँ पे थोड़े बहुत जानवर वगैरह जीव जंतु रहते हैं। तो कोर एरिया एकदम प्रतिबंधित एरिया होता है, वहां पर बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस बाहर का होना नहीं चाहिए, इसलिए वहां पर जो है वो कोई भी नहीं जा सकता। सिर्फ जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, सिर्फ उन्हीं का जाना अलाउ रहता है। जबकि हम देखेंगे बफर एरिया जो होता है वहां पे थोड़ा बहुत, जैसे कि हम अनुसंधान करना है, एजुकेशन वगैरह के लिए हम जा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, या कोई अनुसंधान है,
तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। पर जो सबसे बाहर एरिया होता है संक्रमण क्षेत्र, वहां पर थोड़ी बहुत ज्यादा अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास आप जो है वो मनोरंजन की संसाधन कर रहे हैं, अगर कुछ फसल क्षेत्र से संबंधित कुछ चीजें हैं या फिर टूरिज्म है, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे की जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ कहाँ पर कौन कौन से, और 18 तो हम कर सकते हैं यार। नेशनल पार्क तो बहुत सारे हैं, तो उसमें से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा पहला नेशनल पार्क है, कौन सा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। साथ में जो नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क है वो तो हमें करने ही है यार। पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो तो सिर्फ 18 ही है, तो इसको तो याद किया जा सकता है। जैसे कि कोल डेजर्ट कहाँ पर है, नंदा देवी नेशनल पार्क जैसे उत्तराखंड में है, दिहांग दिबांग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, मानस नेशनल पार्क असम में है, दिब्रू साइकोवा असम में है। इसके अलावा हम देखेंगे तो हमको सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में सबसे इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है। एमपी के तो तीनों याद रखना है हमको, पन्ना नेशनल पार्क, पचमढ़ी, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये, नेशनल पार्क नहीं है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व, और ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर कब किया था, इनकी डेट्स भी हमको याद होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान में रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, केरला में पड़ता है और अगस्त में लाई है। इसके अलावा शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये 18 ही है सिर्फ, तो इनको याद करना आसान है। नेशनल पार्क ज्यादा है तो हमको नॉर्थ ईस्ट वाले तो अच्छे से पता होना चाहिए। और जो पहला नेशनल पार्क बना है, जो सबसे नया नेशनल पार्क बना है, जो आकार में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, उनको हमको करना है। इस प्रकार आज हमने यहीं तक किया है। कल जो लेक्चर आएगा उसमें हम जितने भी प्रोजेक्ट्स चले थे, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, वर्चर्स के लिए कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट और इससे क्वेश्चन आते हैं, तो कल हम वो कंप्लीट करेंगे। और कल हमारा जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।